अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर केस, कमरा अदालत में शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार किसके कहने पर खड़ी हुई और फिर इमरान खान की फैमिली जेल में बंद होने का ये माजरा क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और व्यूअर्स, हर समात पर जहां इमरान खान के वकील दलाइल देते हैं, वहीं पर जज और इमरान खान का मुकालमा भी होता है। इमरान खान अपने दलाइल से जज को लाजवाब तो करते हैं, मगर जज साहब को शर्म नहीं आती। जज और जेलर के दरमियान 1 घंटे की मीटिंग भी हुई। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, ये सवाल कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह फैसला सुना दिया और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के हाथ कैसे बांधे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि पाकिस्तान की आवाम हार गई और नवाज शरीफ जीत गया। नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ, सारे केसेस में बरी। नवाज शरीफ ने शेरवानी का नाप भी दे दिया है और आखिर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का केस एक बार फिर लाइव अदालती दंगल, इसकी रुदात भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी लेकिन आयद नहीं हो सकी। शाह महमूद कुरैशी भी इसी केस में इमरान खान के साथ अदालत के अंदर उन्हें पेश किया जाता है। लेकिन जो हाईलाइट था ना इस केस का, वो फर्द जुर्म नहीं थी, बल्कि मीडिया को अडयाला जेल जाने नहीं दिया गया। अब होता यह है कि जिन लोगों को वहां पर जाने की इजाजत है, इन लोगों को कोई नहीं जानता, ना ही किसी टेलीविजन चैनल पर आते हैं, ना ही किसी अखबार में। बल्कि अगर ये कहा जाए कि कोई पुलेखा अखबार होगा जिसके नुमाइंदे हैं, इन्हें जाने की इजाजत दे दी जाती है। और अब इन्होंने स्ट्रेटेजी ये अपनाई, क्योंकि खान साहब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, गुफ्तगू बाहर आती है और वो तहरीक बन जाती है। इमरान खान के जुमले उनके वोटर और सपोर्टर के लिए किसी तबरुक से कम नहीं है। इसीलिए अब इस तबरुक को रोकने के लिए इमरान खान और सहाफ़ियों के दरमियान एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई है। ये लोग खुद शीशे के घरों में रहते हैं। अब इन्होंने इसी शीशे के घर से शीशा निकाला और दीवार इसलिए खड़ी की गई कि सहाफ़ी इमरान खान से बात ना कर सके, और सहाफ़ी जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर और इमरान खान के दरमियान अब ये दीवार जो है वो खड़ी की गई है। इसके साथ साथ अब समात जब भी होगी, इसका मकसद ये है कि इमरान खान तक कोई सहाफ़ी पहुँच ना सके। इमरान खान जो बातें करते हैं वो अखबारात की जीनत ना बन सकें, क्योंकि इससे पहले जो समात हुई उस पर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से भी बात की गई, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी बात हुई, और जिस तरह से इलेक्शन से उन्हें दूर रखने का एक बाकायदा जामे प्लान बनाया गया, इस पर भी लोगों ने सवाल किए। और फिर इमरान खान के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कुछ बातचीत हुई जो पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाई। अब इसका रास्ता रोका गया है इस शीशे की दीवार के जरिए। व्यूअर्स, आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जज से मुकालमा, और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे कि इमरान खान ने जज से क्या कहा, क्या दलाइल दिए। और जज साहब ये दलाइल सुनने के बाद लाजवाब तो होते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी का फैसला नहीं दे सकते, बल्कि किसी की मर्जी का फैसला सुनाने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें हुक्म होगा वो फैसला सुना दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये अदालत को बताया जी कि मीडिया की रसाई जेल ट्रायल तक नहीं, ओपन ट्रायल के मकासद पूरे नहीं हो रहे। और बैरिस्टर सलमान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, किसी सूरत ये ओपन ट्रायल नहीं है। हाँ, शीशे में इमरान खान नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या बातचीत होती है, उसकी शायद इजाजत जो है सुनने की सहाफियों को नहीं दी जा रही। और खान साहब ने जज को ये कहा कि ओपन ट्रायल करने पर आप क्यों रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। कहा कि ओपन ट्रायल इस तरह नहीं होता, सहाफियों को अंदर आने दिया जाए लेकिन उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। जज का इस पर जवाब था जी कि, और जो वो रिमार्क्स दे रहे हैं कि आपको अंदाजा नहीं कि मैं किस तरह मैनेज कर रहा हूं। अभी भी 1 घंटा सुपरिटेंडेंट के पास बैठकर आया हूं, आपको अंदाजा नहीं कि आपको कितना बड़ा रिलीफ दिया है, और आइंदा भी देंगे। जो भी होगा इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होगा। आप डरे मत। डर इमरान खान नहीं रहा, बल्कि डर वो लोग रहे हैं जिन्होंने किसी की मर्जी का इंसाफ इमरान खान को देना है। वो लोग डर रहे हैं जिन्होंने शीशे की दीवार तो खड़ी कर दी लेकिन आवाज दूसरी तरफ ना जाए। वो लोग इस बात से डर रहे हैं। वो लोग इस बात से डर रहे हैं कि इमरान खान का अगर टाकरा पाकिस्तान के आजाद सहाफियों से हो गया तो वो आजाद होंगे, वो जाकर बाहर
लिखेंगे कि जेल के अंदर इमरान खान के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, जेलर किस किस्म की खिचड़ी पका रहा है, जेलर किस से मिलता है, जेलर किस किस्म का दबाव इमरान खान पर डालता है और जेलर की मर्जी क्या है। ये 1 घंटा बैठकर इन्होंने ये तमाम चीजें जो वो तय की। व्यूअर्स, दूसरा जो खान साहब की तरफ से इतराज उठाया गया था कि कार्रवाई उजलत में आगे बढ़ाई जा रही है, इस पर जज साहब ने ये जवाब दिया कि आज तक जितनी समातें हुई क्या जल्दी में हुई, मैं वक्त से पहले बात नहीं करता, जो करूंगा मेरिट और हक पर करूंगा। मुझे नहीं पता कि कल क्या फैसला हो, अगर किसी का जुर्म नहीं बनता इसको सलाखों के पीछे रखने का फायदा नहीं। हमें बताएं अदालत मजीद कितना इल्तवा दे, अदालत मतवाजन और न्यूट्रल होकर चल रही है। ये न्यूट्रल की बात ना जज साहब आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कुछ न्यूट्रल्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के साथ क्या किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर चलती एक जमहूरियत के साथ क्या किया, सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ। आज जज भी न्यूट्रल होने का दावा कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी ये दावा सुना था, वो कितना सच साबित हुआ। वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ थे और वो लोग जो उन लोगों के साथ थे जो आज इक्तदार के अंदर नहीं है, कुर्सी पर नहीं बैठे हुए, आज उन्हीं के खिलाफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे पैकार नजर आएगी, दरखास्तें दी जा रही हैं। और हमने बयानियों के अंदर, गुजरांवाला की तकरीर के अंदर, हमने नवाज शरीफ की तकरीरों में उनका नाम लेते हुए भी सुना है। व्यूअर्स, मीडिया को अंदर क्यों नहीं आने दिया गया, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। जज साहब ये कहते हैं कि मीडिया के लोगों को भी ऊंची आवाज में बात करते हैं। अदालत का एक डेकोरम होता है जिसको बरकरार रहना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जत्थों के जत्थे लेकर नवाज शरीफ पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अदालत में जाते हैं तो वहां पर जज साहब गुस्से में आकर उन्होंने क्या कहा था, आपको शायद याद नहीं होगा, डांट पलाई। और उन्होंने यहां तक कहा कि आइंदा मैं इन जत्थों को अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगा। तो वहां पर क्या डेकोरम का ख्याल रखना, और वहां पर भी क्या कोई एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी जाए, चूंकि नवाज शरीफ साहब पेश होते हैं। तो जत्थों को रोकने के लिए क्या कोई लोगों का एक समंदर खड़ा किया गया, जिस तरह इससे पहले इमरान खान को जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समात थी उस वक्त एक समंदर खड़ा किया गया। अगर आप वो वीडियोस देखें ना जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ वायरल होती हुई नजर आएंगी, पहली पेशी थी नवाज शरीफ की और कमरा अदालत के अंदर से लेकर बाहर तक आपको इस्लामाबाद की पुलिस नजर आएगी। ये वो डेकोरम था जो किसी बादशाह के आने से पहले दरबारी जैसा खड़े नहीं हो जाते, इस तरह ये माहौल बनाया गया जिसको बरकरार रहना चाहिए। जज साहब ये कह रहे हैं कि डेकोरम है जी, हम इसे खराब नहीं होने देंगे। और फिर पिछली समात पर एक सहाफ़ी ने बाहर जाकर पता नहीं क्या बोला, इसकी नौकरी चली गई। अब नौकरी जाने का डर, सहाफ़ियों पर भी एक प्रेशर आपको नजर आएगा। और फिर जज साहब ये बात जो कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक प्रेशर, यानी अंदर की बातें बाहर, और बाहर जो बातें आएंगी वो किसी की मर्जी के अगर खिलाफ होंगी तो फिर यकीनन इसका एक रिएक्शन आएगा। और जज साहब ने नौकरी से कौन सा सहाफ़ी फारिग हुआ, इसकी बात जो है वो भरी अदालत में इमरान खान और उनके वकला के सामने रखती है। व्यूअर्स, असल में पिछली समात में जिन सहाफ़ियों को अंदर जाने दिया गया, उसके बाद उन्होंने इमरान खान के बारे में जो कुछ बताया, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात हुई, उनके कपड़ों के बारे में बात हुई, उनके हौसलों के बारे में बात हुई कि जब उनकी हुकूमत गई उस वक्त के इमरान खान और आज के इमरान खान में क्या फ़र्क है। तो इस पर बहुत सारी गुफ्तगू सहाफ़ियों ने बाहर आकर की, जिस पर मजमून लिखे गए, इसके साथ साथ ख़बरें, तज्जियों में उसका जिक्र हुआ, तो एक बाकायदा एक तहरीक नज़र आई। तो अब इंतज़ाम ये किया गया, जब से ये समात नहीं हुई थी, कि हमने इमरान खान और सहाफ़ियों के दरमियान एक दीवार करके सिर्फ ये खाना पूरी करनी है कि जनाब आज़ाद अदलिया है और आज़ाद तरीके से जो है इस केस की समात हो रही है। अब व्यूअर्स, एक सवाल ये भी है कि ये जो बॉडी लैंग्वेज की जो बात की गई कि वो किस तरह से बात करते हैं, कितने मुतमईन थे, इन सहाफ़ियों की बात लाखों लोगों ने सुनी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक ये बात पहुँची। उन्हीं में से बताया जाता है कि एक सहाफ़ी एहतशाम थे जिनका ताल्लुक बोलियों से था, उन पर इंतज़ामिया का दबाव था कि अपनी बात वापस लें, लेकिन वो अपनी बातों पर कायम रहे और बोल ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ये रिपोर्ट हुई है जी खबर, और जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं उनको ये बखूबी बात जो है मालूम है। व्यूअर्स, आज ना एक दूसरा इंसिडेंट भी हुआ और सवाल शायद ये था कि कहीं इमरान खान की फैमिली को कमरे में बंद कर दिया गया। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ है कि जेल समात में कम्युनिटी हॉल में छोटे छोटे एक कैबिन्स बना दिए गए हैं। एक छोटी सी जगह पर फैमिली के लिए आपने जो जगह है वो डेजिग्नेट कर दी है। और आज जब इमरान खान
और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली समाज सुनने के लिए पहुंचती है, तो उन्हें भी एक छोटे से कमरे में, यानी जो कैबिन बनाया गया था वहां पर उन्हें बंद कर दिया गया और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया गया। रिपोर्टेडली मैं आपको बता रहा हूं कि बाहर से ताला लगा दिया गया और ये बाकायदा वकला ने, उनकी फैमिली ने आकर बाहर जो है ये बात बताई ताकि इमरान खान से कोई बात ना कर सके। और फिर अगली समात में वकला के साथ भी मैं आपको बताऊं कि यही हो सकता है कि वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान किसी से कोई मुशावरत ना करें, क्योंकि इससे पहले खबर ही आई थी ना कि खान साहब जेल से बैठकर इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे, लिस्टें। और अब जितनी दफ़ा भी इंटरेक्शन होती है ना, जो एक डेजिग्नेटेड टाइम है, इसके अलावा अगर इमरान खान से कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली हिकमत अमली पहुंचेगी। ज़्यादा वक्त इमरान खान के साथ कोई अगर गुजारेगा तो खान साहब हिकमत अमली के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि करना क्या है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए बाकायदा ये अब एक हिकमत अमली अपनाई गई कि इलेक्शन से पहले कोई बातचीत जो है वो खान साहब किसी से ना करें और लोग जो है वो अंधेरे में रहें। व्यूअर्स, आज इमरान खान के वकला ने ये इतराज़ आयद किया कि उन्हें चलान की कॉपियां नहीं दी गई। अदालत ने कल तक के लिए दरखास्त मुलतवी कर दी और कल फर्द जुर्म आयद होगी और चलान की कॉपियां भी इसके साथ जो हैं वो इमरान खान के वकला को दे दी जाएंगी। और फिर आपको ये बताएं कि ये तो होगी ना जी हिकमत अमली की, इमरान खान की गुफ्तगू बाहर नहीं जाएगी और मौका नहीं मिलना चाहिए इमरान खान को अपने वकला से और फैमिली से बातचीत करने के लिए, क्योंकि जो प्लान भी इलेक्शन का होगा वो इमरान खान का होगा। सिर्फ इम्प्लीमेंट जो है बाहर बैरिस्टर गौहर जो है वो कर रहे होंगे। अब हुआ ये है कि इन्होंने एक दूसरा काम भी ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के एक हाथ भी बांध दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि एक केस की समाअत होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्त में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं उनके साथ, यानी उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है और ये 5 रुकनी बेंच बैठकर इस बल्ले को छीनने की कोशिश कर रहा है। अब इमरान खान के जो वकील हैं अली जफर, वो ये दलाइल देते हैं कि किसी और पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन इस तरह चैलेंज नहीं हुए, हमारे इलेक्शन को कहा गया कि ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 20 दिन का वक्त दिया, 20 दिन में इलेक्शन करा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट कहता है कि 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाएं, 7 दिन से पहले इलेक्शन रिजल्ट जमा कराए। इसके बावजूद बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया जा रहा? अच्छा, मैं ना इसके ऊपर कमेंट भी करूंगा आगे बढ़कर, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब सुन लें कि वो क्या कहते हैं। आप क्यों इतने हसास हो रहे हैं? 5 साल आपने इलेक्शन नहीं करवाए, हमें अहकामात जारी करने पड़े, तो जो इलेक्शन हुए वो भी शफाफ नहीं थे। अब मसला यहाँ पर यह है कि 2019 के अंदर जब कोविड आया और इसका जिक्र किया गया, इससे पहले आपने फैसले महफूज किए, तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, क्या वो सोए हुए महल, अब मैं सुप्रीम कोर्ट को कहा करता था कि सोया हुआ महल है, तो सोए हुए महल को क्या यही कैफियत हमें क्या इलेक्शन कमीशन में भी नज़र आती है? और आप क्या सोए हुए थे इस सोए हुए महल के अंदर, जो आपको ये ख्याल नहीं आया कि हम इस फैसले को जो महफूज करके बैठे हैं और बैरिस्टर गौहर को हम बार बार कहते रहे कि आप परेशान ना हो कि सब कुछ ठीक होगा, तो उस वक्त आपने कह देना था कि भाई जाएं जाकर इलेक्शन करवाएं, ये ना हो कि इलेक्शन के करीब जो है हम आपसे आपका बल्ले का निशान जो छीन लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हर चीज़ को आखिरी वक्त के लिए आपने छोड़ दिया कि वक्त कम हो, चैलेंज किया जाए, बल्ले का निशान छीन लिया जाए और फिर हम क्या करेंगे कि इमरान खान को इस इलेक्शन से उनकी पार्टी समेत जो आउट कर देंगे। आज पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ एक काम हुआ, खान साहब की पीटीआई ने इलेक्शन यानी 160 के करीब आपके मेंबरान थे, आप असम्बली से बाहर आ गए, आपने इस्तीफे दे दिए, आपने दोनों असम्बलियों को तहलील कर दिया, सब कुछ हो गया। उसका नुकसान जहां पर हुआ, लेकिन सिर्फ एक फ़ायदा हुआ कि सारे के सारे लोग ना एक एक करके नंगे हो गए। लेकिन व्यूअर्स, ये सियासत है, सियासत में दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए और पाकिस्तान की सियासत में दरवाजे कभी भी बंद नहीं करने चाहिए। और आज हमने दरवाजे बंद करके देख लिया कि हम इस पूरे के पूरे सिस्टम से आउट हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया गया, हर उस शख्स को आउट कर दिया गया जो इमरान खान के साथ खड़ा, क्योंकि इस्तीफे दे दिए गए और फिर आपका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते, 1.5 साल आप पूरा करते और फिर जब कानून और आइन साजी की बात आती, आइन के अंदर अमेंडमेंट्स की बात आती, तो फिर आपको सहारा लेना पड़ता। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं जी बिल्कुल ठीक किया। आज मामला यहां तक बढ़ गया है कि इस बल्ले के निशान को इमरान खान से किस तरह छीनना है, इसकी हिकमत अमली की तैयारी की जा रही है, प्लान किया जा रहा है। और इसमें कौन शामिल है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की याददाश्त कमजोर कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं।
तहरीक इंसाफ ने 2022 जून में इलेक्शन करा दिए थे। इमरान खान चेयरमैन इसमें जो है उनका इंतखाब होता है। इन इलेक्शंस पर ओन चौधरी और दीगर लोगों ने एतराज़ उठाया। बाद में इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर गौहर जवाब देते हैं कि चेयरमैन कौन है, यानी उन्होंने जवाब जमा कराए और इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो गया। ये ऐसे ही हुआ, लेकिन इसके खिलाफ वर्जी किस तरह से होती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ और कहता है और फिर उन्होंने किसी और से पूछकर ये फैसला सुनाया। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो बहुत ही अहमियत की हामिल है और इससे इलेक्शन कमिश्नर का माइंड आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ बल्ले का निशान वापस लेना है, बल्कि अगर दोबारा इलेक्शन कराने की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर पीटीआई की इलेक्शन में कोई हैसियत नहीं होगी और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। इलेक्शन कमीशन के हाथ कैसे बंधे हुए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन चाहे तो आज ही फैसला सुना देता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने और कोई हतमी फैसला जारी करने से रोका था। वहां से स्टे ऑर्डर खत्म होगा तो फिर ही मामलात इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सूरत हमें स्टे ऑर्डर की नज़र की शक्ल में जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ये रुकेगा नहीं, बल्कि इमरान खान अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि बस वो फैसला सुनाएंगे। जब अदालत ने उन्हें इस स्टे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया तो इमरान खान से उनका बल्ला और इस पार्टी को जो है वो इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट जो कर दिया जाएगा और इमरान खान और उनकी जमात जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। मैंने कुछ रोज़ पहले आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके दोनों के चेयरमैन डिफरेंट थे, माजी में हो चुका है। फिर दोनों ने जमातों को इकट्ठा किया और फिर तीर के निशान के ऊपर वो इंतखाब पे हिस्सा लेते हैं। तो ये एक सूरत बन सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि नई पार्टी का बनना अब क्या देर हो गई और इसके ऊपर यकीनन जो रूल्स हैं उन्हें देखना पड़ेगा कि इतने कम अरसे में क्या नई पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है और उसे क्या कोई निशान जो है वो अलॉट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और फिर आपको ये भी खबर दें कि नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है। बाबूजी बरी हो रहे हैं और नाहली जो है उनकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने ना शेरवानी का अब नाप भी दे दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमन फील्ड के बाद अल अजीज़िया रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। अब जिस तेजी के साथ ये समात हुई है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड एक बना है। इतनी जल्दी ये रिलीफ नहीं मिल सकता था, यानी कुछ घंटों में, मिनटों सेकंडों के अंदर नवाज शरीफ को ये रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। 10 साल के लिए वो नाहल हुए। इस सजा के खिलाफ अपील पर समात हुई और गुज़श्ता समात पर रैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें ये मामला रिमांड बैक कर दें तो हम फैसला इस पर कर सकते हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी इस हक में थे। उन्होंने रिमांड बैक करने पर नैब से दलाइल मांगे, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब से वक्फे में कुछ बात की और फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने भी फैसला किया कि अब इसी अदालत में फैसला होगा, रिमांड जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। व्यूअर्स, नैब के वकील जिसमें दलाइल क्या दे रहे हैं, ये एक शाहकार है और पाकिस्तान की तारीख में इसे लिखा जाना चाहिए। क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस दायर किए गए। तफ्तीश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने बेनामी असासों की तफ्तीश की। नैब ने अपनी तफ्तीश की असासाजात केस में तफ्तीश के 2-3 तरीके अपनाए गए। हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इसमें 161 के बयानात भी हैं। नैब वकील का अपने ही जज पर तासुब का एक इल्ज़ाम भी है जी। नैब प्रोसिक्यूटर ये कहते हैं कि जज अरशद मलिक की वीडियो आने से उनकी नौकरी, यानी वो नौकरी से फारिग हो गए और इसके बाद इस फैसले को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। अल अजीज़िया रेफरेंस का एहतसाब अदालत का ये फैसला तासुब पर मबनी था। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब तो आप यानी नवाज शरीफ पर एहसान कर रहा है और कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर सा फैसला सुनाते हुए अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस में बरी कर दिया और फैसला कलअदम करार दिया। सज़ा के साथ उनकी 10 साल की नाहली भी ख़त्म हो गई। अब सिर्फ आर्टिकल 62 में
नाअहली रहती है जो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो है कर रखी है। काजी साहब इस पे पहले ही बता चुके कि इलेक्शन एक्ट आ चुका, चैलेंज नहीं किया गया, यानी इसका फ़ायदा भी डायरेक्टली नवाज शरीफ को जो है वो होने जा रहा है। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब को अब ये रिलीफ का एक फुल पैकेज मिल चुका है। अल अज़ीज़िया केस में अपील मंजूर होती है। नैब ने मान लिया कि जो सबूत जो भेजे गए वो फ़ोटोकॉपीज़ थी और वो फ़ोटोकॉपीज़ ही पेश की जा सकी, यानी ये फ़ोटोकॉपीज़ का मामला बहुत ही हैरत वाला है। और अगर सबूत नहीं थे तो फिर नैब ने इसमें क्या पिछले कुछ बरसों के अंदर जब ये केस चला क्या कुछ किया, वो सबूत मौजूद थे, क्या उन्हें गायब कर दिया गया? अब नैब के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और नैब ने कभी भी ना लास्ट जो एक नुक्ता होता है ना वहाँ तक जाकर ये इंक्वायरीज कभी भी किसी केस के अंदर नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम के लिए बनाया गया। नवाज शरीफ की वो जायदादें, वो क्या उनकी जायदादें हैं नहीं हैं, बच्चों की हैं, किसकी हैं, लेकिन ये अजब बात है कि पूरा टब्बर जो है ना इस जायदाद के अंदर रहता है जिसका ज़रिया क्या था, कहाँ से ख़रीदे गए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और फिर ये बेनामी अकाउंट्स अल अज़ीज़िया का जो रेफरेंस है ये कैसे बना, इस पर भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ दिया जाता है। अब व्यूअर्स, एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया केस में सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटरिंग जज के तौर पर तैनात हुआ, ये कहा गया, और निगरानी में ये ट्रायल चले और फिर नवाज शरीफ को सज़ा हुई। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज भी झक मारता रहा, वो क्या करता रहा, ये भी सवाल है। और नैब ने आज भी अल अज़ीज़िया केस दोबारा रिमांड करने की दरख्वास्त की और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जज अरशद मलिक का कंडक्ट मशकूक था, लेकिन आमिर फारूक ने एक ना सुनी और खुद ही अपील सुनकर फैसला सुना दिया, जबकि दूसरे जज मियां गुल औरंगज़ेब साहब जो हैं वो ऑप्शंस देते हुए नजर आए। व्यूअर्स, अब देखना ये होगा कि इमरान खान के खिलाफ कई हफ्ते जो है गुजर जाते हैं, फैसले महफूज कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उसे मुस्तरद कर दिया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ के मामले में यानी इतना प्यार कि नवाज शरीफ साहब के लिए आमिर फारूक साहब ना आंखें बिछाकर इंतज़ार करते हैं, मुंतज़िर रहते हैं कि कब आप आएंगे जनाब और हम आपको जो है वो रिलीफ देंगे। अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयानिए जो बनाए गए वो गलत थे तो क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया जाने वाला तोशाखाना केस, जिसमें एक मशकूक ट्रायल के ज़रिए सज़ा सुनाई गई, साइफर केस और एक 90 मिलियन पाउंड केस, क्या वो गलत नहीं है? क्योंकि ये लोग कहते हैं जी कि 60 अरब की करप्शन की इमरान खान ने, लेकिन ये अलग बात है कि वो 60 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर मौजूद है। और अब नवाज शरीफ को रिलीफ का ये फुल पैकेज जो है वो दे दिया गया। इसलिए मैंने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम को, और पाकिस्तान की आवाम हार गई, नवाज शरीफ जीत गया, बल्कि आज जमहूरियत हार गई, पाकिस्तान का निज़ाम अदल हार गया। और अगर किसी की जीत हुई है ना तो कुछ अशखास की यानी ताकतवर लोगों की ये जीत हुई है, लेकिन नुकसान आम आदमी का, आम पाकिस्तानी का हो गया, क्योंकि अब सनद मिल गई ना, लूटो इस मुल्क को और पैसे बाहर ले जाओ, पार्क करो, बाहर केसेस चलेंगे, बाहर से सबूत पाकिस्तान नहीं आ सकते, कानून बनाओ कि बाहर से सबूत पाकिस्तान लाने वाले को जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, और फिर उसके नाम जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्टों में डाल दो, और फिर केसेस को अपने अंदाज से चलाओ, और फिर ये कहो कि देखो हम पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है सुरखरू हो गए। व्यूअर्स, ये खेल इसी तरह एक साइकिल पर रिपीट पे लगा हुआ है, जो आपको आज नवाज शरीफ की शक्ल में नज़र आ रहा है, कल का आपको मरीम की शक्ल में नज़र आएगा, फिर आपको बिलावल की शक्ल में नज़र आएगा। यानी किरदार बदलते रहेंगे, लेकिन खेल यही जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खेला जाता रहेगा। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल का मामला है और जज की यानी जुडिशल मर्डर जो हुआ और जज ने केस सुनने से माजरत की। सुप्रीम कोर्ट में अदालती ये दंगल है जी, जिसकी मैं रुदाद आपको सुनाने जा रहा हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट आए। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस समीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस मुसरत हलाली इसमें शामिल हैं। चीफ जस्टिस के सवाल इंतहाई बचकाना थे। जब आप किसी इतने बड़े केस को लगा रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि रेफरेंसेस किसने दायर किए। चीफ जस्टिस का सवाल ये था कि रेफरेंसेस किसने दायर किए। उन्हें बताया गया कि सदर जरदारी ने ये रेफरेंस जो है वो दायर किया था। केस शुरू होने से पहले भी इतराज़ ये किया गया
और ये चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर समाज से माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। वो सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन मेरे ख्याल में होंगे, क्योंकि उन्हीं की तरफ से एतराज़ जो आ सकता है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ भी सामने आया और वो ये कहते हैं कि सदाती रेफरेंस जो उन्होंने सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फ़ैसला सुना चुकी और नज़रसानी भी खारिज हो चुकी, एक ख़त्म हुए केस को दोबारा कैसे देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट दूसरी नज़रसानी नहीं सुन सकती, एक मामला ख़त्म हो चुका, लिहाजा दोबारा इस रेफरेंस की समाअत जो है बिल्कुल आइन और कानून और रूल्स के ख़िलाफ़ है। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। ये आइनी सवालात हैं जिनका जवाब जो है वो ज़रूरी होगा। कोई कानूनी जवाब देने की बजाय वकील फारूक एच नाइक ने ये कहा कि भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस था। अदालत ने केस की समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला किया और केस में 9 अदालती मावन मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। अब ये मावन क्या करेंगे व्यूअर्स? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को अदालती मावन मुकर्रर किया जाता है और उनकी मावनत उनकी रजामंदी से मशरूत होगी। वो अदालत की मावनत के लिए तहरीरी जवाब या ज़ाती हैसियत में पेश हो सकते हैं। फौजदारी मामलात पर अदालत की मावनत के लिए ख्वाजा हारिस को भी अदालती मावन मुकर्रर किया जाता है। बैरिस्टर सलमान सफदर को भी अदालती मावन मुकर्रर किया जाता है। अदालती मावनीन को नोटिस जारी करके जवाब जो है वो लिया जाएगा। व्यूज़ इसमें भी आपको बता दें कि अब जियो न्यूज़ का रिकॉर्ड जो वो तलब किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जियो न्यूज़ के पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतल्लिक इंटरव्यूज़ और क्लिप्स का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। जनवरी से सदाती रेफरेंस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तवा जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब सवाल इसमें पैदा होता है कि ये जियो के क्लिप्स का हवाला कैसे आया। ये पूरी कौम जानती है कि ये खेल क्या खेला जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक गलती है, बिल्कुल है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत तरीके से फांसी पर लटकाया गया और ये एक अदालती कत्ल था जो जज साहिबान ने अपनी कलम की नोक से ही किया, तहरीर से किया, जिसकी दुरुस्तगी होना चाहिए थी। लेकिन आइन क्या कहता है ये भी एक बुनियादी सवाल है। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।